मिलेगी परिंदों को भी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और स्वागत करता हूँ आपका अपनी क्लास राहुल सर क्लास में। आज की यह क्लास आधुनिक भारत के उस इतिहास की दास्तां है, जिसने हमारे देश की तकदीर बदल दी। यह कहानी शुरू होती है मुगल साम्राज्य के पतन के साथ, जहाँ औरंगजेब के बाद बिखरती सत्ता के बीच रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में अंग्रेजी हुकूमत का बीज बोया। हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी की नीतियों ने भारत को प्रशासनिक और राजनीतिक बेड़ियों में जकड़ा, लेकिन यह सफर सिर्फ गुलामी का नहीं था, यह सफर था संघर्ष का। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विश्लेषण का, साथ ही बाल गंगाधर तिलक के उस स्वराज के संकल्प का जिसने जन जन को जगाया, गांधी जी के सत्याग्रह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के पराक्रम तक, हम हर उस प्रयास को लॉजिक और फैक्ट के साथ कवर करेंगे जो आपकी यूपीएससी और यूपीपीएससी की परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सिलेक्शन का जुनून रखते हैं तो इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए कामयाबी की सीढ़ी बनेगा। इतिहास को रटिए मत, उसको समझने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। जब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं, पढ़ना किस टॉपिक को है और वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको अनुमान है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जाइएगा पहले 10 साल के पेपर उठाइए और देखिए कि प्रश्न कहाँ से बने हैं, किस प्रकार से प्रश्न बने हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें हम कौन-कौन सी क्लास को यानी कौन-कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो यूरोपियों के आगमन से हम लोग शुरुआत करेंगे और साथ ही हम समझेंगे कि यूरोपियों के आगमन के पहले जो मुगल थे उनका किस तरीके से पतन होना स्टार्ट हुआ और ये जो अंग्रेजी सत्ता थी इसने अपने पैर किस तरीके से पसारे। फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय समझेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय भी देखेंगे। फिर अगला जो टॉपिक होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं हम लोग जानेंगे और फिर 1857 की क्रांति के रूप में हम पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल एवं वायसराय को भी समझेंगे और उनके हर एक पहलुओं पे फोकस करते हुए चलेंगे। उसके बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आक्रोश को समझेंगे और क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद है उसको भी जानेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को देखेंगे और आरंभिक राजनीतिक संगठन को भी जानेंगे। महात्मा गांधी के सभी पहलुओं पर हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन की भी बात हम लोग करते हुए चलेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, इसको भी हम देखेंगे और विभिन्न अधिवेशन, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकले उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ और इसके क्या-क्या डायमेंशन थे, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो ये टॉपिक हमारे रहेंगे जो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करेंगे हम अपनी क्लास को, जिसमें हम देखेंगे कि इस क्विक रिवीजन मॉड्यूल में जो आधुनिक भारत का इतिहास है और जिसमें पहला टॉपिक रहेगा यूरोपियों का आगमन और उत्तर मुगल या मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में। तो समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं यूरोपियों के आगमन और जो मुगल साम्राज्य का पतन है, इनके बारे में। दोस्तों, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उनके तीनों बेटों जिनमें मुअज्जम, आजम और एक कामबख्श के जो बीच गद्दी के लिए जो खूनी संघर्ष हुआ, जिसे उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है, इस आपसी लड़ाई ने मुगलों को इतना कमजोर कर दिया था कि बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक के बाद के शासक सिर्फ कठपुतली बन के रह गए थे। ठीक,
यही वो दौर था जब क्षेत्रीय ताकतों और यूरोपीय कंपनियों ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। आप देखेंगे कि अकबर के शासनकाल से ही चीजें शुरुआत होने लगी थी व्यापार करने की, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी सत्ता ये देखने लगती है कि यहाँ का जो शासन है वो उथल-पुथल काफी ज्यादा चल रही है, टूट-फूट बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस तरीके से इन चीजों का धीरे-धीरे उसने फूट डालकर और राज करने की नीति को अपना सर्वश्रेष्ठ हथियार बना लिया और धीरे-धीरे एक व्यापारी कंपनी एक शासन के रूप में उभर के सामने आई। और किस तरीके से आप देखेंगे कि इन्होंने भारत को गुलाम बनाया और किस तरीके से धन निकासी, अत्याचार जैसी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे जो भारत के साथ की। साथ ही समझेंगे कि जो भारत में कई विभिन्न क्षेत्रीय लोगों ने या वहाँ के जो भारतीय लोगों ने कई जो धार्मिक सुधार आंदोलन किए, संघर्ष किया, आज़ादी के लिए संघर्ष चला, उदारवादियों जैसी चीज़ें हुई, तो इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। कांग्रेस का क्या रोल रहा और इस कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में भी जानेंगे, किसने अध्यक्षता की और किस अधिवेशन में कौन-सा निर्णय लिया गया। ये सारे ही पॉइंट्स आपके लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। बात कर रहे थे हम लोग मुगल साम्राज्य के पतन की, तो आप देखेंगे कि इसमें कई सारे कारण रहे, जिसमें सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि उत्तराधिकार का संघर्ष। अब जब उत्तराधिकार के संघर्ष की बात होगी, तो आप देखेंगे कि औरंगज़ेब के बाद गद्दी के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था, जिससे बेटों के बीच जो है सत्ता के लिए जंग जारी हो गई और ये खूनी संघर्ष बहुत भयंकर रहा। आगे देखें तो कमज़ोर उत्तराधिकारी की स्थिति इसमें मिलती है, जिसमें आप देखेंगे कि बहादुर शाह प्रथम यानी साहिब-ए-खबर के नाम से इसको जाना जाता है, से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक कोई भी साम्राज्य को सँभालने में सक्षम नहीं था। आर्थिक संकट के रूप में अगर आप देखें तो लगातार युद्धों और विलासिता के कारण मुगल खजाना खाली हो चुका था, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया। विदेशी आक्रमण भी हुए जिसमें नादिर शाह जो कि 1739 में आप देखेंगे और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने मुगलों की जो रही सही जो ताकत थी उसको खत्म कर दिया। ठीक? तो ये सारी चीज़ें थी जो मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बन के उभरी। चूँकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही डिस्कशन में कह दिया है कि हम लोग रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं, तो हम केवल अभी रिवीजन पे फ़ोकस करेंगे, उन कहानियों पे ज़्यादा फ़ोकस अभी नहीं करेंगे, जो कहानियाँ आपके लिए अभी एक रंगमंच के रूप में कार्य करती हैं। हम यहाँ पे इसलिए आपको थोड़ा-सा चेता रहे हैं, हम जानते हैं कि आपने पहले भी पढ़ाई की है, हम यहाँ केवल ये जो क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, ये रिवीजन क्लास है, तो सारे पहलुओं पे हम उतने अच्छे तरीके से जो फ़ोकस ना करते हुए हम उन टॉपिक पे फ़ोकस ज़्यादा करेंगे, जहाँ से यूपीएससी या यूपीपीसीएस प्रश्न पूछता है। कहानियों को हम फिर कभी एग्ज़ाम के बाद हम लोग फिर कहानियों को समझेंगे, कहानियों को सुनेंगे, गढ़ेंगे कहानियों को, लेकिन अभी जो ज़रूरी है वो चीज़ें हमें पहले करनी है। क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, कोई हमें जो है विशेषज्ञ या ये प्रतियोगिता हमको उस तरीके से कि हमको इतिहास में महारत हासिल करनी है, ऐसा हमको नहीं करना है। हमें केवल एग्ज़ाम को निकालना है, क्वालीफ़ाई करना है और उसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, कहानियाँ बहुत हुई, बातचीत बहुत हो गई आपसे, अब हम लोग बढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन की तरफ। तो आप क्रम से चीज़ों को जानते होंगे कि सबसे पहले किस तरीके से चीज़ें हुई। तो पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये यूरोपियों के आगमन के बारे में आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे और पुर्तगालियों के बारे में क्योंकि यहाँ मेजर मेजर पॉइंट पे ज़्यादा फ़ोकस होगा, जहाँ से प्रश्न आपके चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, यहाँ से जहाँ से प्रश्न बनते हैं बस हम वहीं पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। चलिए, तो पुर्तगाली के बारे जब हम पढ़ रहे थे तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया, ठीक? अब पूछा जाता है आपसे कि पहला वायसराय जो कि पुर्तगाली कौन था? तो आपको आंसर करना है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ठीक? अल्मीडा या अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी, तो आपसे पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी? तो आपको आंसर कर देना है। फिर उसके बाद देखेंगे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक? इसने 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त की और उसने ईसाई धर्म का प्रचार और मूल निवासियों के साथ अंतर्विवाह को प्रोत्साहन किया। ये यहाँ के लोगों के साथ शादी रचा करके और जो ईसाई धर्म है उसके प्रचार-प्रसार को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे थे। फिर आगे देखें
तो पतन की अगर बात की जाए तो अल्बुकर्क के बाद के जो वायसराय वो कमजोर और अक्षम थे, इसलिए इनका पतन होना स्टार्ट हो गया। प्रस्थान देखें तो अंततः 17वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगाली भारत छोड़कर चले गए थे। ठीक है? आगे समझें तो महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में, तो उनकी 3 बस्तियां जो कि गोवा, दीव और दमन वर्ष जो कि 1961 तक उनके नियंत्रण में रहीं, तो ये जो 3 बस्तियां उनकी देखने को मिलती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे डच के रूप में, और कार्नेलियस हाउटमैन भारत आने वाला पहला डच था। ठीक है? व्यापारिक केंद्र देखें तो तमिलनाडु में नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और बंगाल में चिंसुरा और मालाबार तट पर माहे। ठीक है? तो ये आपके व्यापारिक केंद्र के रूप में हैं इनके। उसके बाद देखेंगे कि जो मुख्यालय है, मुख्यालय इनका कहाँ था? तो मुख्यालय था इनका नागपट्टनम में। पतन की अगर बात की जाए तो पुर्तगालियों को अंग्रेजों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इस प्रतिस्पर्धा में टिक न सकने के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा। ठीक? चलिए आगे समझे तो डेनिस के रूप में, जब हम डेनिस की बात कर रहे हैं तो इनके जो व्यापारिक केंद्र है वो तमिलनाडु के ट्रावंकोर, ट्रंकोबार जो वर्ष 1920 और वर्ष 1755 में पश्चिम बंगाल के पास सेरामपुर, और सेरामपुर का महत्व समझें तो सेरामपुर भारत में मिशनरियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थली बन गया था। ठीक? बात करें पतन की, तो पतन वर्ष 1845 में डेनमार्क ने सेरामपुर को अंग्रेजों को सौंप दिया और डेनिश बंगाल में लगभग 150 वर्षों तक रहे। ठीक है? तो इस प्रकार से इनका पतन देखने को मिलता है। आगे देखेंगे और सॉरी अंग्रेज, है ना? अंग्रेज के बारे में जब आप देखें तो 16वीं ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईआईसी को एक चार्टर जारी किया और इसे आगे चलकर किंग जॉन जेम्स जो है ने स्थायी बना दिया था। ठीक है? अब आगमन भारत स्थित सूरत के लिए कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक दल को भेजा गया और सूरत से होते हुए कप्तान हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे। आपसे पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचा, तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचे। ठीक है? तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके यूपीएससी यूपीपीसीएस में भी बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1612 में कैप्टन को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान की गई। कब? 1612 में। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है? अब सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गई और 1615 में किंग जेम्स ने सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। ठीक है? अब उसके बाद देखेंगे कि 1633 में उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में फैक्ट्री स्थापित की गई। ये सब फैक्ट्री आपसे पूछी जाती हैं कि कब कौन सी स्थापित की गई। वर्ष 1688 में, माफ करिएगा, वर्ष 1688 में बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान ने अंग्रेजों को पराजित किया था। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं फ्रांसीसी के बारे में, क्योंकि अंग्रेजों के बाद अगर देखा सबसे ज्यादा जो संघर्ष और सबसे ज्यादा जो स्पर्धा रही वो फ्रांसीसियों के साथ रही। तो आगमन इनका 1667 में सबसे बाद में आया ये। डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस कैरो द्वारा सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है? ये पूछा जाता है आपसे। फिर उसके बाद देखें तो वर्ष 1669 में मछलीपट्टनम में भी एक फैक्ट्री स्थापित की और वर्ष 1672 में कैरो की जगह फ्रांसिस मार्टिन को नियुक्त किया गया। ठीक? इसने वर्ष 1673 में पांडिचेरी की स्थापना की थी और वर्ष 1667, सॉरी माफ करिएगा, वर्ष 1697 और 1739 के मध्य फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार पर अपना एकाधिकार स्थापित किया। ठीक?
प्रथम कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच युद्ध में विजेता पक्ष की मदद करने के लिए उन्हें माहे और कराइकल उपहार के रूप में दे दिए गए थे। ठीक है? चलिए, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्तर मुगल शासकों का कालक्रम समझते हैं कि किस प्रकार से ये जो पतन हुआ तो उनके जो शासन क्रम है उनके बारे में हम लोग जानेंगे और उनकी प्रमुख घटनाओं को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद हम कंपनी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, बस आप 10 से 12-15 मिनट आप थोड़ा-सा इत्मीनान रखिएगा, फिर देखिए चीज़ें आपके लिए कितनी सरल और सुव्यवस्थित हो जाएँगी, आप खुद समझेंगे इस चीज़ को। अभी थोड़ा-सा स्टार्ट करने में, टॉपिक को थोड़ा बताने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा समझेंगे तो आपको एक लय बनेगी, आपकी कहानी जो दिमाग में बैठना स्टार्ट करेगी और वो फैक्ट अपने आप आपके दिमाग में आने स्टार्ट हो जाएँगे। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और समझते रहिए इतिहास को। अब बात कर रहे थे हम लोग उत्तर मुगल शासकों का कालक्रम की। तो जब कालक्रम की हम बात करेंगे तो उत्तर मुगल और उनकी प्रमुख घटनाओं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बहादुर शाह के बारे में जानेंगे। वर्ष 1707 से 1712 के बीच इनका शासनकाल देखा जाता है। अब प्रमुख घटनाएं देखें तो इसने औरंगजेब की संकीर्ण विचारधारा वाली नीति को बदल दिया और हिंदुओं के प्रति उदार रुख अपनाया। मराठा राजकुमार शाहू को मुगल जो है कैद से रिहा कर दिया। राजपूतों, जाटों और बुंदेलों के साथ सुलह की नीति अपनाई। ठीक? गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब प्रदान किया था इन्होंने। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे जहांदार शाह। ठीक है? जिनका शासनकाल 1712 से 1713। इसने उस समय के सबसे शक्तिशाली रईस जुल्फिकार खान के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। जजिया कर को समाप्त कर इजारा प्रथा की शुरुआत की। ठीक? और मराठों को चौथ और दक्कन की सरदेशमुखी का अधिकार प्रदान किया। ठीक है? यानी टैक्स वसूलने का अधिकार जिसमें चौथ और सरदेशमुखी है। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि चौथ और सरदेशमुखी में अंतर क्या है और साथ ही मुझे बताइएगा कि इजारा प्रथा क्या होती है। ठीक है? वरना नेक्स्ट वीडियो में आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं इसको बता दूंगा। मैं जानना चाहूंगा पहले आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले शासक की तरफ। फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की जब बात की जाए तो 1713 से 1719 प्रशासन पर पूर्ण एकाधिकार प्राप्त करने वाले सैयद बंधुओं के सहयोग से इसने सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है? उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने हिंदू सरदारों और अमीरों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने के हेतु प्रयास किए। उसने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया। ठीक? उसने शासनकाल के दौरान सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी थी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो इनको देखें। ब्रिटिश चिकित्सा विलियम हैमिल्टन ने बीमारी से पीड़ित फर्रुखसियर का उपचार किया और यहीं से कहानी देखिए बदल जाएगी। एक शाही फरमान जारी कर देंगे उससे जो एक तरीके से फिर उसका नाजायज फायदा उठाया जाएगा व्यापार करने के लिए, तो उस तरीके से चीजें होंगी। ठीक? उपचार किया था। अब कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उसने वर्ष 1717 में कंपनी के लिए शाही फरमान जारी किया। ठीक है? और इसी फरमान से उनको व्यापार करने का जो है अधिकार मिला और फ्री में ट्रेड करने की इनको अनुमति जब मिल जाएगी तो देखिए किस तरीके से ये लोग फायदा उठाते हैं। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या कर दी। ठीक है? फर्रुखसियर की हत्या कर दी। नेक्स्ट मोहम्मद शाह। ठीक है? मोहम्मद शाह 1719 से 1748। उसके शासनकाल के दौरान अपरिवर्तनीय गिरावट की शुरुआत हुई और मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। शक्तिशाली अमीरों ने स्वयं के लिए एक अर्ध स्वतंत्र स्वायत्त राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक? वर्ष 1739 में करनाल के युद्ध में फारस के नादिर शाह के ने मुगल को हरा दिया था। नादिर शाह ने अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए दिल्ली में भयानक नरसंहार किया था। ठीक? आगे देखें तो वह शाहजहां के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूट कर ले गया था।
नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य को पूर्णतः पतन की ओर अग्रसर कर दिया था। ठीक है? तो जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा था, उसको लूट करके ले गया था नादिर शाह। ठीक? अब उसके बाद देखेंगे अहमद शाह बहादुर, वर्ष 1748 से 1754 तक। अपने शासनकाल के दौरान अब्दाली ने दो बार क्रमशः वर्ष 1749 और 1752 में आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है? और मुगल सम्राट ने मुल्तान और पंजाब का क्षेत्र अब्दाली को सौंप दिया था। ठीक है? आगे देखें तो आलमगीर द्वितीय के रूप में, आलमगीर द्वितीय जो कि 1754 से 1759 के बीच देखे जाते हैं, और वर्ष 1757 में प्लासी का युद्ध उनके शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है? तो उसके बाद देखें तो मराठों ने दिल्ली से अफगानों और रोहिल्लों को निकाल दिया तथा पंजाब एवं लाहौर पर अधिकार कर लिया। ठीक? उसके बाद देखेंगे 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, यहीं से चीजें बदलना स्टार्ट हुई। ठीक? उसके बाद आप देखेंगे शाह आलम द्वितीय, और इन्हीं के समय में होगा 1764 का जो बक्सर का युद्ध होगा, जहां से चीजें एकदम से बदल जाएंगी। तो 1759 से लेकर के 1806 के बीच इनका शासन रहा। इसने मराठा सदाशिव राव भाऊ के सहयोग से सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है? इसके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 और बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ। अभी केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है ये, उसके बाद ये सारी चीजें विस्तृत रूप में आएंगी और हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद देखेंगे अकबर द्वितीय को, जो कि 1806 से 1837। इसने प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो आपसे पूछा जाता है कि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है? वो अकबर प्रथम अलग हैं, याद रखना है, और ये अकबर द्वितीय हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। वो अकबर बाबर के पुत्र, हुमायूं के पुत्र अकबर हुए। ठीक है? लेकिन ये अकबर द्वितीय है। वर्ष 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह के नाम पर सिक्कों का निर्माण करना बंद कर दिया था। ठीक है? अब 1835 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो मुगल बादशाह के नाम पर जो सिक्के का निर्माण होता था, उनको बंद कर दिया। ठीक है? अब अपने सिक्के उन्होंने जारी किए। अब आप देखेंगे अगला बहादुर शाह जफर। ठीक है? और 1837 से 1857, और इसके बाद तो आपको पता है कि कहानी पूरी तरीके से पलट जाएगी। ठीक है? इनके कार्यकाल में 1857 का शक्तिशाली विद्रोह हुआ। कानूनी दृष्टि से 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ मुगल शासन का अंत हो गया। यानी मामला अब यहाँ से खत्म हो गया। मुगल जो है पराए हो गए अब। अब समझेंगे जो उत्तर मुगल हैं, उनके पतन के कारण क्या-क्या रहे। तो पतन के कारणों की जब बात की जाती है, तो जिसमें आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है? और सैन्य कारण, सामाजिक, धार्मिक कारण। ठीक? तो एक-एक करके समझते हैं पहले। आर्थिक कारण को देखें तो जागीरों की संख्या अत्यंत सीमित थी तथा आकार असमान था। उच्च भू राजस्व के कारण कृषक विद्रोह होना स्टार्ट हो गए। राजनीतिक कारण देखें तो औरंगजेब का विस्तारवादी जो अभियान था, और उत्तराधिकार की स्पष्ट नीति का अभाव, बढ़ी हुई गुटबंदी इसमें शामिल है। आगे समझेंगे कि सैन्य कारण क्या है और सामाजिक आर्थिक कारण क्या है। सामाजिक धार्मिक कारण देखें तो मंदिरों को ध्वस्त करना, जबरन धर्मांतरण, जजिया कर को पुनः लागू करना। और सैन्य कारण में देखेंगे तो तकनीकी उन्नयन का अभाव हुआ, और अंग्रेजों की तुलना में अक्षम सेना थी इनकी, तो इसलिए इनका पतन होने लगा, यानी मुगलों का पतन हो गया। ठीक? अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, जो 18वीं सदी में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जो कि मराठा सहित। ठीक है? तो 18वीं सदी में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और
पढ़ते हैं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव के कारण समझेंगे इसमें, और मुगल साम्राज्य की कमजोरी को देखेंगे। तो इस अवधि की, यानी कि क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव के कारण में इस अवधि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में देखें, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण, बड़े स्तर पर कोई राजनीतिक अव्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मुगल बादशाह का प्रतीकात्मक आधिपत्य बना हुआ था। एक प्रतीक के रूप में ही ये रह गए थे। सभी क्षेत्रीय शक्तियां मूल रूप से लगान वसूल वसूल करने वाले राज्य ही बनकर रह गई थी। इन राज्यों की आधारभूत व्यावसायिक और औद्योगिक संरचनाओं को आधुनिक बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे। यह स्वयं को संगठित करने या किसी बाह्य शक्ति द्वारा आक्रमण से सुरक्षा संबंधी इनकी विफलता को दर्शाता है। ठीक। उसके बाद देखें, क्षेत्रीय शक्तियों के स्थापित करने की विभिन्न प्रणालियां हैं, जिसमें उत्तराधिकारी राज्य, विद्रोही राज्य और अन्य रियासतें। तो जो उत्तराधिकारी राज्य, इनका उद्भव केंद्रीय शक्ति के पतन के साथ मुगल प्रांतों के सूबेदारों द्वारा स्वायत्तता के दावे करने के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये तीनों ही शक्तियां उत्तराधिकारी राज्य के रूप में उभर के आई। विद्रोही राज्य के रूप में देखें तो ये मुगल सत्ता के खिलाफ स्थानीय सामंतों, जमींदारों और किसानों के विद्रोह द्वारा निर्मित हुए थे। उदाहरण के लिए जैसे मराठा, अफगान, जाट और पंजाब। अन्य रियायतें देखें तो पहले से ही इन्हें पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त थी, और 18वीं सदी में ये पूर्ण रूप से क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे राजपूत साम्राज्य, मैसूर और त्रावणकोर। ठीक है। तो जब बात होती है क्षेत्रीय शक्तियों के उत्थान की या उसके राज्य के बारे में, तो ये तीन प्रकार की शक्तियां आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें उत्तराधिकारी राज्य के रूप में, विद्रोही राज्य के रूप में। ठीक है। यानी जो उत्तराधिकारी राज्य के रूप में घोषित किया, और जिन्होंने विद्रोह करके अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित किया, और जो अन्य के रूप में जो हमने अभी बताया आपको। तो इस रूप में जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखेंगे उत्तराधिकारी राज्य के रूप में। ठीक है। तो उत्तराधिकारी के रूप में हमने बंगाल, अवध और हैदराबाद को देखा, तो सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल के बारे में। ठीक है। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो देखिए ये बंगाल है। संक्षिप्त कालक्रम समझें तो वर्ष 1717, जिसमें वर्ष 1717 में मुर्शिद कुली खां, ठीक, को बंगाल का नवाब बनाया गया था। साथ ही उसे नाजिम एवं दीवान, यानी कि राजस्व का संग्रह के पद भी दिए गए थे। इससे उसे अपनी शक्ति को संगठित करने में मदद मिल गई थी। फिर 1727, वर्ष 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके दामाद सुजाउद्दीन ने बंगाल पर शासन किया। ठीक। फिर उसके बाद 1739, तो वर्ष 1739 में अली वर्दी खान ने सुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज खान की हत्या कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। ठीक। अब वर्ष 1756 में देखें तो वर्ष 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना, किंतु उसके शासनकाल में राज्य में जो तीव्र गुटबाजी होने लगी, क्योंकि ऐसे महत्वाकांक्षी और आक्रामक युवा नवाब से उस समय के जमींदारी और व्यवसायिक लोग भयभीत हो गए थे। वर्ष 1956 की बात की जाए तो अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1757 में प्लासी षड्यंत्र, यानी प्लासी का पहला युद्ध जो हुआ, के माध्यम से सिराजुद्दौला के शासन का अंत कर दिया। इस प्रकार बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है। उसके बाद देखें विभिन्न शासकों के विशेष योगदान के रूप में, तो बंगाल में जब देखें तो मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां। मुर्शिद कुली खां की जब बात की जाती है तो अपने प्रभावी राजस्व प्रशासन के लिए जाना गया। ठीक। बंगाल के वित्त को पुनः व्यवस्थित किया, शाही संग्राहकों के अधीन जागीर भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया, राजस्व कृषि की शुरुआत की, और गरीब काश्तकारों को कृषि ऋण यानी तकाबी प्रदान किया।
इसके द्वारा लाए गए सुधारों के प्रभाव बंगाल निरंतर अतिरिक्त राजस्व प्रदान करने वाले एक क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। जमींदारों और किसानों पर आर्थिक दबाव में बढ़ोतरी हुई। नई राजस्व व्यवस्था के अंगीकरण ने बहुत से पुराने जमींदारों को व्यवस्था से बाहर कर दिया। वहीं अली वर्दी खान के रूप में देखें तो इनका शासनकाल मुगलों के साथ संबंध विच्छेद का युग था। इसे मराठाओं की लूटमार का सामना करना पड़ा और वर्ष 1751 में अली वर्दी खान ने मराठों को चौथ यानी कर का एक चौथाई हिस्सा के भुगतान पर स्वीकृति प्रदान कर दी और उड़ीसा क्षेत्र मराठों को सौंप दिए। ठीक, अली वर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कलकत्ता व चंद्रनगर में उनकी फैक्ट्रियों की किलाबंदी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आगे बढ़ के समझते हैं जो मुख्य रूप से जो तीन नवाब थे उनके शासनकाल से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं और कमियों के रूप में। तो हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए गए। भारतीय या विदेशी सभी व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया गया। स्थायी जो थाने हैं और चौकियों की स्थापना करके चोरों एवं डकैतों के जो सड़कों व नदियों की सुरक्षा की गई डकैतों से। ठीक, अधिकारियों द्वारा निजी व्यापार की नियमित जांच की गई। सीमा कर प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास करना, साथ ही विदेशी व्यापारिक जो कंपनियों और उनके कर्मचारियों को अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत लोगों के मध्य नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना और उन्हें अन्य व्यापारियों की तरह समान सीमा शुल्क अदा करने के लिए बाध्य करना। ठीक, मजबूत सेना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित न करना, जिससे जिसके कारण इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अपने ही अधिकारियों के बीच बढ़ रहे भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में ये विफल रह गए। तो ये कुछ कमियां थीं और कुछ विशेषताएं थीं इन नवाबों के शासनकाल से संबंधित। ठीक, ये था बंगाल के बारे में। अब बढ़ते हैं हम लोग अवध के बारे में। जब अवध की बात की जाती है तो वर्ष 1722 में सादत खान को अवध का नवाब नियुक्त किया गया और अवध लगभग स्वतंत्र हो चुका था। वर्ष 1748 सादत खान के बाद उसके भतीजे सफदरजंग को नवाब बनाया गया। उसे साथ ही अवध का वजीर भी नियुक्त किया गया। इसके अलावा इसे इलाहाबाद भी सौंप दिया गया था। ठीक, वर्ष 1754 में देखें तो वर्ष 1754 में सफदरजंग के पुत्र शुजाउद्दौला को अवध का नवाब नियुक्त किया गया। ठीक, अब विभिन्न नवाबों के विशिष्ट योगदान के रूप में देखें तो अवध के रूप में सबसे पहले सादत खान और शुजाउद्दौला। तो सादत खान के शासन की मुख्य विशेषताएं इसमें कानून की अवहेलना को रोकने और जमींदारों को अनुशासित करने में सफल रहा है। एक नए राजस्व समझौते की शुरुआत करके अपनी सरकार के आर्थिक संसाधनों को बढ़ोतरी की। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं किया इसने। शुजाउद्दौला के शासन की मुख्य विशेषताएं देखें तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में मराठाओं के खिलाफ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। वर्ष 1764 में बक्सर के युद्ध अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से पहले तक अवध और इलाहाबाद पर इसकी स्वायत्तता और शक्ति निर्बाध बनी रही। ठीक, हैदराबाद और कर्नाटक को देखें तो 1724 में हैदराबाद राज्य का संस्थापक निजामुल मुल्क आसफ जाह था। उसने हटीले जमींदारों को नियंत्रित किया और आर्थिक शक्ति से संपन्न हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता दिखाई। इसके कारण एक नए क्षेत्रीय अभिजात वर्ग का उदय हुआ जिसने निजाम का समर्थन किया। 1748 की बात की जाए तो वर्ष 1748 में निजाम की मृत्यु हो गई और इसके बाद ही हैदराबाद पर संकट प्रभावी होने लगा क्योंकि मराठा, मैसूर और कर्नाटक ये सभी हैदराबाद के साथ संघर्षरत होने लगे थे। वर्ष 1762 निजाम अली खान के नेतृत्व में स्थिति में सुधार आया। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवादों का निपटान किया और हैदराबाद को वांछित राजनीतिक स्थिरता प्रदान की।
कर्नाटक के रूप में देखें तो मुगल दक्कन का सूबा होने के नाते हैदराबाद के निजाम के प्राधिकारी के अधीन था ये। हालांकि कर्नाटक का नवाब स्वतंत्र रूप से कार्य करता था। वर्ष 1740 के बाद कर्नाटक का नवाब बनने की चाह में हुए संघर्ष के चलते कर्नाटक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। इसने यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान कर दिया था। ठीक है, अब हम विद्रोही राज्य की तरफ बढ़ते हैं और समझेंगे सिख के बारे में। सिख धर्म की स्थापना 15वीं सदी के अंत में गुरु नानक द्वारा की गई थी। गुरु हरगोविंद द्वारा इस समुदाय को युद्धक और लड़ाका समुदाय में परिवर्तित कर दिया गया था। ये सारी चीजें हम आपसे पहले बहुत अच्छे से डीपली डिस्कशन करके आए हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो चाहे वो हिस्टोरिकल वाला पार्ट जिसमें आप कल्चर पढ़ के आए हैं उसमें, और चाहे आप पीटी 365 में, ये सब आप देख सकते हैं। वहां हमने इसके बारे में चर्चाएं की हैं। ठीक है, यह समुदाय सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय तक पूर्ण रूप से योद्धा समुदाय बन गया था। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने 8 वर्ष तक मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, किंतु अंत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर की विफलता के कारण को समझें तो मुगलों की सत्ता अत्यधिक केंद्रीकृत और मजबूत थी। पंजाब के उच्च वर्ग और उच्च जाति के लोग बंदा बहादुर के विरुद्ध दलों में शामिल हो गए थे। इसका कारण यह था कि बंदा बहादुर निम्न जाति और ग्रामीण निधनों के समर्थक थे। ठीक, अपनी धार्मिक कट्टरता के चलते वे सभी मुगल विरोधियों शक्तियों को एकत्रित नहीं कर सके, इसलिए बंदा बहादुर विफल हो गए। आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण और इनके परिणाम स्वरूप पंजाब प्रशासन की अस्थिरता ने सिखों को दोबारा उदित होने का अवसर प्रदान किया। वर्ष 1765 और 1800 के मध्य उन्होंने पंजाब और जम्मू को अपने नियंत्रण में कर लिया। सुकरचकिया मिसल के नेता रणजीत सिंह के सत्ता में आने तक पंजाब में राजनीतिक प्राधिकरण विकेंद्रीकरण बना रहा। अब इसमें रणजीत सिंह के योगदान को समझें तो इसने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया जो केवल सिखों तक सीमित नहीं थी। इसमें गुरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा और पंजाबी मुसलमान भी शामिल थे। भारत की दूसरी सर्वश्रेष्ठ सेना यानी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, ठीक है, और दूसरी ये सर्वश्रेष्ठ सेना बन गई, को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक, यानी दूसरी सेना को, जो सर्वश्रेष्ठ सेना थी उसको स्थापित किया और 18वीं सदी के अंत तक सिख राज्य को अधिक केंद्रीकृत बनाए रखने हेतु प्रयास किया गया। वर्ष 1809 की अमृतसर संधि के तहत इसे अंग्रेजों द्वारा पंजाब के एकल स्वतंत्र शासक के रूप में चिन्हित किया गया। ठीक, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सरदारों के बीच चल रहे निरंतर शक्ति संघर्ष ने अंग्रेजों को पंजाब पर अधिकार करने का अवसर प्रदान कर दिया। ठीक है, तो आपसी जो रंजिश थी या आपसी जो निरंतर संघर्ष था उसने अंग्रेजों को ये स्वभाव यानी कि उनको जो है एक पुरस्कार के रूप में सौंप दिया और उन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया, यानी पंजाब पर एकाधिकार अवसर मिल गया। अब मराठा के रूप में देखें तो मुगलों द्वारा दमन का लंबा इतिहास है। दक्कन में अंग्रेजों के साथ युद्ध ने मराठा साम्राज्य को कमजोर कर दिया और साथ ही सतारा में साहू तथा कोल्हापुर में उनकी चाची ताराबाई के मध्य आंतरिक युद्ध ने स्थिति को और प्रतिकूल बना दिया। संक्षिप्त क्रम विकास देखें तो 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ मुगल सनद यानी शाही आदेश प्राप्त करने में सफल रहे। इसके तहत दक्कन के 6 मुगल प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी, मालवा एवं गुजरात में चौथ तथा महाराष्ट्र क्षेत्र में साहू के स्वतंत्र अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी गई। 1720 की बात की जाए तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बालाजी यानी बाजीराव प्रथम जो पेशवा बने, तो बाजीराव प्रथम पेशवा बने। ठीक, उसके बाद देखें तो वर्ष 1731 में वारणा की संधि द्वारा ताराबाई के साथ चल रहे विवाद को सुलझा दिया गया। इसके तहत कोल्हापुर राज्य शिवाजी द्वितीय यानी ताराबाई का पुत्र को दे दिया गया। 1740 की बात की जाए तो बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र
बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, को उनकी जगह नियुक्त किया गया। तो कभी-कभी ये मिलान करने को आ जाता है, क्रम बताने को आ जाता है कि क्रम क्या था इनका, ठीक है? फिर उसके बाद देखें 1740 से 61 के बीच में, इस अवधि के दौरान मराठाओं ने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और 1761 की बात की जाए तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अफगानों के बीच हुआ। इसमें मराठाओं की हार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण में अपनी शक्ति का गठन करने का अवसर प्रदान कर दिया। बाद में माधवराव पेशवा बने और उन्होंने अगले दशक में मराठा साम्राज्य के उदय को पुनर्जीवित कर दिया। वर्ष 1772 की बात की जाए तो माधव राय की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव और नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। नारायण राव के पुत्र के सत्ता में आने के बाद रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ हो गए और उसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत कर दी। फिर इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हुई चली गई। आगे देखें तो वर्ष 1772 के बाद की स्थिति, तो पेशवा की शक्ति कमजोर होने लगी थी। बड़े मराठा सरदार उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे थे और बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया प्रमुख थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के कुछ कारण थे। क्या कारण थे जान लेते हैं। मराठा सेना की तुलना में अब्दाली की सेना बहुत बड़ी, सुव्यवस्थित और सुसज्जित थी। उदाहरण के लिए ऊंट पर चारों दिशाओं में संचालित होने वाली तोप का प्रयोग। चूंकि दिल्ली जाने वाले मार्गों को बंद कर दिया गया था, इसलिए मराठा शिविरों में अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। विवेकहीन लूटमार की नीति के कारण अन्य हिंदू और मुस्लिम शक्तियों ने उनका साथ नहीं दिया। मराठा सेनापतियों के बीच परस्पर विवाद और मतभेद होने लगा। पानीपत के तीसरे युद्ध का राजनीतिक महत्व समझें तो भारी नुकसान उठाने के बाद भी मराठा समृद्ध होते गए। वे तब तक शक्तिशाली रहे जब तक कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि वर्ष 1803 में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित नहीं हो गया। महान मराठा नेताओं की मृत्यु ने रघुनाथ राव की कपटी महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया। सभी राज्य क्षेत्रीय शक्तियों में मराठों के प्रतिष्ठा को अत्यधिक ठेस पहुंची और पूरे भारत में मराठा साम्राज्य स्थापित करने का उनका सपना विखंडित हो गया। यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय का कारण बन गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं जाट की तरफ। जो विद्रोही राज्य हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मराठा के बाद जाट। जाट दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले समृद्ध कृषक थे। इन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोहों को संचालित किया था। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूनामन और बदन सिंह ने की थी। सूरजमल वर्ष 1756 से 63 के नेतृत्व में जाट शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इसने मुगल शासन को इसे मान्यता देने के लिए बाध्य किया। वे अब्दाली सेना की घेराबंदी करने में सफल रहे थे। उन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का साथ दिया। वर्ष 1763 में उनकी मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन शुरू हो गया। यह छोटे जमींदारों के मध्य बंट गया। इसमें से अधिकतर लूटपाट करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। ठीक है, आगे देखें अफगान। अफगान योद्धा मोहम्मद खान बंगस ने फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसी तरह अली मोहम्मद खान ने हिमालय की तलहटी पर रोहिलखंड का निर्माण किया। रोहिलों का अवध, दिल्ली और जाटों के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा। अन्य के रूप में जो रियासतें थी उनके बारे में देखें तो सबसे पहले राजपूत। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई। इससे क्षेत्रीय राजपूत अधिकारियों को अपनी सत्ता स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो गया। सैयद बंधुओं के साथ संघर्ष के दौरान राजपूतों ने स्वहित को पूरा करने के लिए कई नीतियों को अपनाया और सैयद बंधुओं के समय उन्हें मुगल दरबार में गौरवमयी पद प्राप्त हुए। औरंगजेब के शासनकाल में इनके साथ कठोर व्यवहार किया गया था। उदाहरण के लिए जजिया को दोबारा लागू करना। इसी कारण आंशिक रूप से स्वतंत्रता की मांग को बढ़ावा मिला।
18वीं सदी में राजपूतों के सबसे श्रेष्ठ राजा आमेर के राजा सवाई जय सिंह थे। उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान एवं कला का उत्कृष्ट केंद्र बनाया। कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि राजा सवाई जय सिंह ने जो विज्ञान के केंद्र बनाए वो कहाँ-कहाँ थे? आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा था। आगे समझें तो वे उत्कृष्ट खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने सटीक और उन्नत उपकरणों के साथ कई वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था। उन्होंने लोगों को खगोलीय अवलोकन करने में सक्षम बनाने के लिए जिस मोहम्मद शाही नामक तालिकाओं का एक सेट तैयार करवाया था और उन्होंने यूक्लिड के एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री को संस्कृत में अनुवाद किया था। उन्होंने नेपियर की रचना का भी संस्कृत में अनुवाद करवाया था, जिससे त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघु गणकों को बनाने तथा उसे इस्तेमाल करने में सहायता मिली। आगे देखें मैसूर राज्य के बारे में। संक्षिप्त जो है कालक्रम देखें तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर राज्य ने अपनी स्वतंत्रता को संरक्षित रखा। यह केवल नाम मात्र के लिए ही मुगल साम्राज्य में शामिल रहा। 18वीं सदी के शुरुआती चरण में दो मंत्रियों नंजराज और देवराज ने इस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया तथा राजा चिक्का को अपने अधीन कर लिया था। वर्ष 1761 में हैदर अली ने नंजराज को हराकर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1782 में दूसरे आंग्ल मैसूर के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र टीपू सुल्तान उसका उत्तराधिकारी बना। टीपू को मैसूर का शेर कहा जाता था। वर्ष 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध भी कई हुए, उनके बारे में भी देखेंगे। अभी तो केवल परिचय ही चल रहा है हमारा। अब देखते हैं मैसूर के बारे में ही। तो हैदर अली टीपू सुल्तान। हैदर अली के शासन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानें तो फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से सेना को आधुनिक बनाया। इन विशेषज्ञों ने पैदल सेना और तोपखान सेना को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित किया था। मैसूर सेना में यूरोपीय अनुशासन का समावेश किया गया था। वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसने सीधे किसानों पर भू राजस्व लगाने या लागू करने तथा इस राजस्व को अपने वेतनभोगी अधिकारियों के माध्यम से वसूल करने की प्रणाली शुरुआत की। इस प्रकार राज्य के संसाधन आधार में काफी वृद्धि हुई। उसके बाद वर्ष 1766 में मालाबार और कालीकट पर आक्रमण किया तथा उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रकार मैसूर की सीमाओं का काफी विस्तार हुआ। ठीक, टीपू सुल्तान के बारे में बात की जाए तो इनकी जो प्रमुख विशेषता हैं जिनमें इसने एक नए कैलेंडर, सिक्कों की नई प्रणाली तथा भारत और मापन के नए मापक्रमों की शुरुआत की। फ्रांसीसी क्रांति में अत्यधिक रुचि दिखाई। उसने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। उसे जैकोबियन क्लब की सहायता जो सदस्यता ग्रहण की थी। जो जैकोबियन क्लब था उसकी सदस्यता भी इन्होंने ग्रहण की। आधुनिक सेना का निर्माण करने का प्रयास किया। उसने आधुनिक व्यवहार के महत्व को समझा और विदेशी व्यापार को विकसित करने के लिए फ्रांस, तुर्क, ईरान, पेगो एवं म्यांमार में अपने दूत भेजे। चीन के साथ भी व्यापार शुरू किया और रूस और अरब के साथ व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। त्रावणकोर के बारे में देखें तो इसने वर्ष 1729 के बाद महत्व प्राप्त किया था, विशेषकर जब राजा मार्तंड वर्मा ने पश्चिम आधार पर प्रशिक्षित मजबूत और आधुनिक सेना के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया था। इस क्षेत्र से डच को बेदखल कर दिया गया था। अंग्रेजों को इसकी व्यापार करने की शर्तें माननी पड़ी थी। राजा ने स्थानीय सामंतों की शक्तियों का भी दमन कर दिया।
इसने अनेक सिंचाई गतिविधियों को संचालित किया था, सड़कों और नहरों का निर्माण करवाया था, विदेशी व्यापार को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन किया था। मार्तंड कर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा के अधीन इसकी राजधानी शिक्षा और कला का केंद्र बन गई। 18वीं सदी के अंत तक आते-आते इसकी मृत्यु के बाद इस क्षेत्र ने अपनी उपलब्धियों को खो दिया था। इस रियासत ने शीघ्र ही अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया। वर्ष 1800 में इसने एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। ठीक। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और इसका एकाधिकार, जिसमें आंग्ल फ्रांसीसी मराठा और मैसूर युद्ध को हम जानेंगे। आधिपत्य स्थापित करने हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण जो मुगल का जो कारण था उसको देखें तो मुगल साम्राज्य का पतन होना, मराठों से अपने व्यवहारिक हितों की रक्षा करने के लिए प्रयास करना, अधिकतम लाभ प्राप्त करने की नीति का प्रभाव और प्रतिस्पर्धा को कम करने तथा एकाधिकार प्राप्त करने हेतु किए गए प्रयास जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण बने। अब देखते हैं कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। जो पहला युद्ध था वो वर्ष 1740 से 48 तक चला, दूसरा युद्ध 1749 से 54 तक और तीसरा युद्ध 1758 से 63 तक। ठीक। संघर्ष हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारणों को देखें तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था वो यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य शत्रुता को लेकर के था, यूरोप में। ठीक। और युद्ध का कारण क्या था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मद्रास स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज और आसपास के जो अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। आगे देखें तो इसका जो परिणाम था वो क्या हुआ। वर्ष 1748 में एक्स-ला शापेल की संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया। तो ये संधि आपसे पूछी जाती है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ तथा फ्रांसीसियों को उसकी जो उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग मिला। ठीक है। उसके बाद देखें अगले युद्ध के बारे में, कर्नाटक का दूसरा युद्ध। वर्ष 1748 में निजाम उल मुल्क आसफ जहां की मृत्यु के बाद हैदराबाद में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। ये जो संघर्ष हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारण थे उसमें हमने देखा। फिर युद्ध का जो कारण था तो कारण में देखें निजाम के दामाद को फ्रांसीसी यानी कि डुप्ले तथा पुत्र को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। रॉबर्ट क्लाइव के आगमन के बाद अंग्रेजों ने आरकोट पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा संपूर्ण कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। परिणाम समझें दूसरे युद्ध का तो डुप्ले को वर्ष 1754 में वापस बुला लिया गया। उसके उत्तराधिकारी गॉडेहू ने अंग्रेजों से संधि करके डुप्ले की सभी सफलताओं पर विराम लगा दिया। तीसरे युद्ध के बारे में जाने तो क्या था संघर्ष हेतु प्रमुख कारण। वर्ष 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ होने के बाद भारत में भी दोनों पक्षों के मध्य युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध का कारण बना भारत में फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ काउंटर डी लैली ने फोर्ट सेंट डेविड को अपने नियंत्रण में जो है कर लिया था। लैली ने फ्रांसीसी जनरल बुस्सी को भी हैदराबाद से वापस बुला लिया। ब्रिटिश जनरल आयरकूट ने काउंट लैली को पराजित करके खोई हुई ब्रिटिश संपत्ति क्षेत्रों को पुनः अपने अधिकार में कर लिया। ठीक। उसके बाद देखें कारण या परिणाम के रूप में तो क्या थे परिणाम युद्ध के। तो वर्ष 1763 में पेरिस की शांति संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तो पेरिस की संधि हुई और इस संधि पर एक ओर से ब्रिटेन व दूसरी ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस व स्पेन में हस्ताक्षर किए गए थे। अब अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की पराजय के कारण क्या रहे इसके बारे में जानते हैं। तो क्या थे पराजय के कारण। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य द्वारा संचालित एक विभाग था। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह
पेशेवर रूप से संचालित नहीं किया जाता था। इसके शेयर धारकों का ध्यान सदैव कंपनी की वित्त पर ही रहता था। फ्रांसीसी सरकार स्वेच्छाचारी थी, जो सम्राट पर निर्भर थी। यह सरकार की ब्रिटिश शासन प्रणाली की तुलना में हीन थी। इस अवधि के दौरान फ्रांसीसियों का समग्र ध्यान यूरोप में अपने साम्राज्य के विस्तार पर था। इसने उसके संसाधनों को विभाजित कर दिया था। काउंट डी लैली, जिसे संकट के समय भेजा गया था, अति उग्र और हिंसक स्वभाव का व्यक्ति था ये। इसके कारण वह अपने साथियों के मध्य प्रिय नहीं था। ब्रिटिश नौसेना फ्रांसीसियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी और अंग्रेजों ने बंगाल को अत्यधिक महत्व दिया। इसके कारण तीसरे कर्नाटक युद्ध में संसाधनों का उपयोग कर पाना आसान हो गया था। ठीक, तो ये थे प्रमुख कारण फ्रांसीसी की पराजय के। उसके बाद देखें तो आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध मुख्यतः 3 निर्णायक युद्ध हुए थे। ये युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुए थे। एक एक करके तीनों को समझेंगे। सबसे पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1775 से 1782 के बीच रहा। इस युद्ध का मुख्य कारण माधवराव नारायण और रघुनाथ राव के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष था। नाना फडणवीस द्वारा माधवराव को आवश्यक सहायता प्रदान की गई। इसके परिणाम स्वरूप रघुनाथ राव सहायता के लिए अंग्रेजों के पास चले गए। उसके बाद देखें कि अंग्रेज इस संघर्ष का लाभ उठाना चाहते थे। अतः वर्ष 1775 में सूरत में रघुनाथ राव के साथ एक समझौता किया गया। नाना फडणवीस ने वर्ष 1776 में अंग्रेजों के साथ पुरंदर की संधि कर ली। इस संधि के तहत सालसेट और वसीन अंग्रेजों को दे दिए गए, लेकिन रघुनाथ राव को बंबई सरकार द्वारा दिए गए आश्रय के कारण यह संधि निष्प्रभावी हो गई। ब्रिटिश सैनिकों ने पूना की ओर कूच किया, लेकिन वे तालेगांव में हार गए और जनवरी 1779 में बड़गांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हुए। हालांकि वारेन हेस्टिंग ने इस संधि को खारिज कर दिया और एक सेना भेज दी। मराठा प्रमुखों ने अब अंग्रेजों के साथ संधि की इच्छा व्यक्त की। फिर उसके बाद महादजी सिंधिया ने बातचीत शुरू की और 17 मई 1782 को अंग्रेजों एवं मराठों के बीच सालबाई की संधि संपन्न हुई। सालबाई की संधि का जो महत्व है उसके बारे में देखें तो सालबाई की संधि के तहत यथास्थिति को बनाए रखने पर बल दिया गया। संधि ने अंग्रेजों को मराठों के साथ 20 वर्ष तक संघर्षों से मुक्त कर दिया। इस संधि ने अंग्रेजों को मैसूर पर अतिरिक्त दबाव बनाने में मदद की तथा हैदर अली से अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए मराठों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। चलिए अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1803 से 1805 के बीच रहा। इस युद्ध का मुख्य कारण वेलेजली की मराठों पर सहायक संधि लागू करने की इच्छा और मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की उसकी आक्रामक नीति इस युद्ध हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारण बनी। वर्ष 1803 में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। वेलेजली ने सिंधिया और भोसले की सेनाओं को पराजित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी हेतु युद्ध के माध्यम से विस्तार की नीति अधिक महंगी सिद्ध हुई और इससे उनके मुनाफे में भी कमी आई। कंपनी का कर्ज बढ़ गया, इसलिए वेलेजली को भारत से वापस बुला लिया गया। कंपनी ने 24 दिसंबर 1805 को होलकर के साथ शांति संधि कर ली। इस संधि को राजपुर घाट की संधि कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की तरफ। इस युद्ध का मुख्य कारण जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, जो 1817 से 1818 के बीच रहा। तो इस युद्ध का मुख्य कारण यह युद्ध ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा पिंडारी डकैतों के खिलाफ संचालित अभियान और मराठा क्षेत्र पर नियंत्रण करने के प्रयासों के कारण हुआ। इसके बाद पेशवा की सेना, फिर भोसले और होलकर की सेना अंग्रेजों की विरोधी हो गई, लेकिन
सिंधिया तटस्थ रहे। पेशवा ने वर्ष 1817 में पूना में ब्रिटिश रेजिडेंस पर हमला कर दिया था, परंतु मराठा प्रमुख को पराजित होना पड़ा और मल्हार राव होलकर ने 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि की थी। पेशवा को पद से हटा दिया गया। इस युद्ध के बाद मराठा सरदार अंग्रेजों की दया पर आश्रित हो गए। अब आगे समझें तो आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध वस्तुतः 18वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भारत में लड़े गए युद्धों की एक श्रृंखला को रेखांकित करते हैं। इन युद्धों में ब्रिटिश प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा किया गया था। आंग्ल मैसूर युद्धों के उद्भव के कारण को देखें तो मैसूर युद्ध का तीव्र क्षेत्रीय विस्तार हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर की सीमा उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर पश्चिम में मालाबार तट तक फैल गई थी। इसने मैसूर को मराठों, हैदराबाद और अंग्रेजों के साथ टकराव की स्थिति में ला दिया था। इसके अलावा त्रावणकोर में उनके विस्तार का भी विरोध किया गया था। अंग्रेजों ने मैसूर की फ्रांस के साथ मित्रता की नीति का विरोध किया था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि फ्रांसीसी पेरिस की संधि का सम्मान नहीं कर रहे। वे हैदर अली की मंशा पर भी संदेह करने लगे। मालाबार पर मैसूर के नियंत्रण को काली मिर्च और इलायची के अंग्रेजों व्यापार के समक्ष एक खतरे के रूप में देखा गया था। वर्ष 1785 में टीपू सुल्तान ने काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 1788 में उसने स्पष्ट रूप से अंग्रेजों के साथ व्यापार को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया था। टीपू सुल्तान और हैदर अली का उद्देश्य मराठा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण दक्षिण भारत को नियंत्रित करके एक एकीकृत सैन्य राज्य स्थापित करना था। इस उद्देश्य को मराठों, निजाम और अंग्रेजों ने खतरे के रूप में माना था। तो अब इसमें 4 युद्ध हुए, चारों युद्ध के बारे में जानेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि वर्ष 1767 से 1769 के बीच रहा। मराठों के साथ क्षेत्रीय विवादों और मतभेदों के कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। हैदर अली अंग्रेजों के खिलाफ कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन उसे अंततः मराठों, तब ब्रिटिश के सहयोगी हो गए थे ये, तो मराठों से पराजित होना पड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली द्वारा हैदराबाद के निजाम के साथ किया गया गठजोड़ भी सब असफल रहा। आगे समझें तो मैसूर साम्राज्य अपनी कुछ खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 के बीच रहा। यह युद्ध एक रक्त रंजित संघर्ष का प्रत्यक्षदर्शी रहा और शामिल शक्तियों को अत्यधिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इस युद्ध में अंग्रेज कमांडर सर आयरकूट को पदोन्नति प्रदान की गई थी। उसने हैदर अली को लगातार पराजित किया था, किंतु हैदर अली और उसका पुत्र टीपू जो है या टीपू सुल्तान इतने प्रबल थे कि अंग्रेजों को उनसे समान स्तर पर संधि करने हेतु बाध्य होना पड़ा। यह युद्ध वर्ष 1784 में मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसके तहत दोनों पक्षों ने अब एक दूसरे के जीते गए जो क्षेत्रों को वापस लौटा दिया। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1789 से 1792 के बीच रहा। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और उसके सहयोगी फ्रांस ने 1789 में निकट के एक ब्रिटिश सहयोगी जो त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण कर दिया था। यह युद्ध 3 वर्षों तक जारी रहा और अंततः मैसूर राज्य को हार का सामना करना पड़ा। आगे समझें तो यह युद्ध वर्ष 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर के बाद समाप्त हो गया। ठीक है।
इसके तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके सहयोगियों को देना पड़ा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जाने तो ये 1799 में लड़ा गया और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई और आगे मैसूर क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया। फ्रांस के साथ मैसूर के गठबंधन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरे के रूप में देखा गया और मैसूर पर चारों तरफ से हमला कर दिया गया। हैदराबाद के निजाम और मराठों ने उत्तर से आक्रमण किया। अंग्रेजों ने वर्ष 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की। इस युद्ध के दौरान टीपू की मृत्यु हो गई। मैसूर राज्य के बड़े भाग पर अंग्रेज निजाम और मराठों ने कब्जा कर लिया। मैसूर क्षेत्र का शेष भाग वाडियार राजवंश से संबंधित भारतीय राजकुमार को दे दिया गया। आगे वाडियारों ने वर्ष 1947 तक मैसूर पर शासन किया था। अब इसके बाद आगे हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में। आइए इसमें कुछ एक्ट के बारे में जानेंगे, यानी कि कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट न्यायपालिका, पुलिस, सेना और उसके विकास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कुछ एक्ट हमने पॉलिटी में भी पढ़े थे और यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उनके दायरे कुछ अलग अलग होंगे। जब हम कुछ चीजें पॉलिटी में पढ़ते हैं तो उससे संबंधित चीजों पर ही ज्यादा फोकस होता है, और हम इतिहास में पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक चीजों पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार प्रयास किया गया। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। इसके तहत पहली बार व्यापार के अतिरिक्त कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई। कंपनी के लिए कलकत्ता में गवर्नर जनरल तथा उसकी सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। इन्हें भारत में कंपनी से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करना था। मद्रास तथा बम्बई में भी गवर्नर जनरल परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था। उन्हें कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करना था। आगे देखें तो इस अधिनियम के तहत, यानी कि 1773 के एक्ट के तहत, निदेशक मंडल अथवा कोड ऑफ डायरेक्टर जो कि 60 सदस्य के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी सभी सूचनाओं को जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के शासन के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी को फोर्ट विलियम जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक, इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग तथा उनकी 4 सदस्यीय परिषद को भी नामित किया गया। अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों को अपरिहार्य आवश्यकता के मामले को छोड़कर बंगाल के गवर्नर जनरल परिषद की पूर्व सहमति के बिना युद्ध शुरू करने या संधि करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को भारत में निजी व्यापार में शामिल होने तथा भारतीय नागरिकों से उपहार प्राप्त करने पर रोक लगा दी। इसमें कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। देखिए हुआ क्या था कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसका मतलब था कंपनी को रेगुलेट करना। हुआ ये था वास्तविकता में कि जब व्यापार इतनी अच्छी कंडीशन में था और व्यापार अच्छी कंडीशन में होने के बावजूद भी कंपनी ने वहां पे एक प्रस्ताव के लिए, यानी कि लोन के लिए एक अप्लाई किया, और आप देखेंगे कि फिर ये अनुमान लगाया गया, ये तय किया गया कि कंपनी का व्यापार बहुत अच्छी लेवल से चल रहा है। कंपनी एकाधिकार लगभग प्राप्त है सबको, मतलब व्यापार में मतलब हर चीज इसमें बहुत अच्छे से हो रही है। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि कंपनी घाटे में जा रही है? तो आपको पता होगा कि जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करने लगे थे, यानी निजी हित के लिए व्यापार करने लगे, और कंपनी को वहां से नुकसान होने लगा। इस प्रकार की चीजें जब देखी गई तो कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया और इसीलिए लाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ये जो प्रावधान किए गए, ये इसी के लिए सारे प्रावधान किए गए हैं।
ठीक है, तो इन प्रावधानों को हमने समझा। अब उसके बाद इसी को आगे संशोधित किया गया, इसकी जो कमियां थी उसको और संशोधित करने के लिए अगला एक्ट लाया गया, जो संशोधनात्मक अधिनियम या जुडिकेचर एक्ट 1781 का। तो इसको 1781 का अधिनियम भी बोलते हैं, एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं 1781 का अधिनियम या एक्ट। इसके तहत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन कर दिया गया। इसके तहत आधिकारिक प्रशासकीय हैसियत के लिए कार्यों के लिए गवर्नर जनरल और उसकी परिषदों के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से उन्मुक्त रखा गया, अर्थात ऐसे कार्यों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई नहीं कर सकती है। ध्यान रखने योग्य बात है कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद इस न्यायालय से अलग रखी गई, ये न्यायालय उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। ठीक है, और कलकत्ता के जो निवासी हैं वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र कर दिए गए। आगे देखें तो गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, तो जो नियम और विनिमय है वो सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए नियम है वो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आगे देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784, यह कंपनी यानी अप्रत्यक्ष रूप से को नियंत्रित करने के लिए संसद द्वारा किया गया पहला प्रयास था। इसमें कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों का विभाजन कर दिया गया, यानी पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 था, इसमें वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग रखा गया, अलग अलग कर दिया गया। अब 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि नियंत्रक मंडल का गठन किया गया, जिनमें 2 ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे तथा 4 शेष प्रीवी काउंसिल से थे, यानी बोर्ड ऑफ जो है कंट्रोल बनाया गया। इस बोर्ड को कंपनी के शासन वाले क्षेत्रों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना था। यह कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व से संबंधित संपत्ति, कृत्यों और संचालन को नियंत्रित करती थी। ठीक, कंपनी के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, उसके 6 सदस्य बना दिए गए, 4 प्रीवी काउंसिल से, 2 ब्रिटिश कैबिनेट से, और इसका जो काम था वो जो कंपनी के शासन वाले जो क्षेत्रों का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण करना, जो कि नागरिक, सैन्य और राजस्व से संबंधित संपत्ति, कृत्य और संचालनों को नियंत्रित करना था। वहीं कंपनी के जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसके सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई थी, और ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल को बहुमत के निर्णयों के विरुद्ध वीटो करने का अधिकार प्रदान किया गया, वीटो की शक्ति दे दी गई। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को भी उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया, यानी अब उसके अधीन कर दिए गए। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को केवल अंग्रेजों से जुड़े विषयों तक सीमित कर दिया गया। ठीक, इस अधिनियम में भारत में सभी भारतीयों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अधिकृत किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दोनों को अलग अलग ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम में क्या किया गया कि भारत के सभी भारतीयों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अधिकृत किया गया। 1786 में पारित सह अनुपूरक अधिनियम यानी सप्लीमेंट्री एक्ट द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, और तदुपरांत वह नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधिकरण के तहत ब्रिटिश भारत का प्रभावी शासक बन गया। आगे चार्टर एक्ट 1793, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों और वेतनभोगी सदस्यों को जो सदस्य हैं उनके वेतन को भी अब कंपनी पर भारित कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों पर व्यापक अधिकार प्रदान किए गए, और गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों के विरुद्ध अधिभावी शक्ति प्रदान की गई, और इसे अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों पर विस्तारित कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति से भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई। गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन को अनिवार्य बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब व्यक्तिगत तथा कंपनी के कर्मचारियों के लिए भारत में व्यापार करने की शक्ति प्रदान कर दी गई।
जिसके कारण चीन के साथ अफीम के व्यापार को बढ़ावा मिला। उसके बाद देखेंगे चार्टर एक्ट 1813। इसने भारत में कंपनी के शासन को जारी रखा। चाय के व्यापार चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। केवल चाय और चीन का व्यापार एकाधिकार रहा, बाकी एकाधिकार से सभी को मुक्त कर दिया गया। इसके तहत स्पष्ट रूप से भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाने हेतु प्रयास किया गया। इसके तहत भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। तो यहाँ से शिक्षा के लिए भी आप काम देखेंगे। तो पूछा जाता है आपसे कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस चार्टर एक्ट में प्रबंध किए गए, तो चार्टर एक्ट 1813 में, और इसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। आगे समझे तो ईसाई मिशनरियों को ब्रिटिश भारत में आने और प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई। प्रांतीय सरकारों तथा भारतीय न्यायालयों की शक्ति को यूरोपियों तथा ब्रिटिश विषयों तक विस्तारित कर दिया गया। भारतीय साहित्यों में सुधार को प्रोत्साहित करने और विज्ञान के प्रसार के लिए भी वित्तीय प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे समझें तो चार्टर एक्ट 1833 ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में इसे अंतिम निर्णायक कदम माना जा सकता है। चाय और अफीम सहित सभी व्यापारिक वस्तुओं पर कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, यानी पूर्ण मुक्त व्यापार की नीति अपना ली गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया और प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बन के आए। गवर्नर जनरल की परिषद को सभी नागरिक और सैन्य प्रशासन और भारत के राजस्व के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त हो गईं। इसमें भारतीय उम्मीदवारों सहित सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के बाद इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसमें विधायी कार्यों के लिए चौथे सदस्य यानी विधिक सदस्य को शामिल करके कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। टीवी मैकाले पहले विधिक सदस्य थे, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो पहले विधिक सदस्य कौन थे? टीवी मैकाले। चलिए आगे देखते हैं। विधान परिषद द्वारा पारित सभी कानूनों और अधिनियमों को विनियमों की जगह भारत सरकार का अधिनियम कहा जाने लगा। इसके अंतर्गत भारत में एक विधिक आयोग यानी विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, यानी लॉ कमीशन की बात की गई। इसके अंतर्गत भारत में कानून की एक समान और संहिताबद्ध प्रणाली के सृजन का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया कि भारतीय प्रांतों में भारतीय और ब्रिटिश निवासियों के बीच जाति, पंथ और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये थी प्रमुख चार्टर एक्ट 1833 की कुछ प्रमुख बातें जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती रही हैं और आगे पूछी जाती रहेंगी। अब अगला देखें तो चार्टर एक्ट 1853। चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। इसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक किया गया। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के चौथे सदस्य की स्थिति को अन्य सदस्यों के समान करते हुए उन्हें वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर्स के रूप में जाना जाता है। 6 सदस्यों में से कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश शामिल थे। अन्य 4 प्रतिनिधियों में बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से एक-एक सदस्य को शामिल किया गया था। इस प्रकार सदस्यों की कुल संख्या 10 हो गई। परिषद की इस विधायी समिति या शाखा ने ब्रिटिश संसद की समान प्रक्रिया को अपनाते हुए एक लघु संसद के रूप में कार्य किया। आगे कुछ तथ्य हैं इसमें। गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर पद के उत्तरदायित्व के से जो है मुक्त कर दिया, यानी जो गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया। लॉर्ड डलहौजी बिना अतिरिक्त जिम्मेदारी के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक,
एंड्रयू फ्रेजर को बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। निदेशक मंडल की सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें 6 सदस्यों को मनोनीत किया गया था या मनोनीत किया जाना था। भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता को अपनाया गया। मैकाले को भारतीय सिविल सेवा समिति यानी मैकाले समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1854 से लिखित प्रतियोगी परीक्षा शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए विधायी सदस्य शामिल किए गए, जिनमें से 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए थे। ये थे कंपनी के अधीन कुछ एक्ट। और अब हम आगे बढ़ते हैं राजस्व प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका की तरफ। सबसे पहले देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भू राजस्व नीति। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? राजस्व प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका और सिविल सेवा। तो आइए एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास किया जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भू राजस्व नीति के बारे में अगर बात की जाए तो वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद भूमि राजस्व संग्रह में वृद्धि कंपनी के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया था। हालांकि यह राजस्व संग्रह ऐतिहासिक रूप से भारत स्थित राज्यों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत था। वॉरेन हेस्टिंग ने भारतीयों को राजस्व संग्रह के कार्य से पूरी तरह बाहर कर दिया। वर्ष 1772 में हेस्टिंग ने फार्मिंग सिस्टम के रूप में जाने जाने वाली एक नई प्रणाली की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत यूरोपीय जिला कलेक्टर को राजस्व संग्रह का प्रभारी बनाया गया। इसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले जमींदार को अगले 5 वर्षों के लिए राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान किया जाता था। अधिकांश राजस्व ठेकेदार यानी जमींदार लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित थे। उनका उक्त भूमि में कोई स्थायी हित नहीं था और उन्होंने काश्तकारों से अधिकतम राजस्व वसूलने का प्रयास किया। यानी एक बोली लगाई जाती थी और 5 साल के लिए एक जमींदार या ठेकेदार को नियुक्त किया जाता था जो है वसूली के लिए। अब वो जो लोग थे वो अपना ही लाभ उठाने के लिए वो ये नहीं देखते थे कि किस तरीके से कितना इनको परेशान किया जाए, तो अपने जो लाभ उठाने के लिए उनको काफी हद तक परेशान किया गया। तो राजस्व वसूलने का प्रयास उनसे अधिकतर जो है किया गया। ठीक, इसका परिणाम यह हुआ कि कई राजस्व ठेकेदारों पर भारी राजस्व बकाया हो गया। कई ठेकेदारों को राजस्व अदायगी में विफल होने के कारण गिरफ्तार किया गया और कई रैयतों यानी किसान को अपनी भूमि छोड़नी पड़ी। केंद्रीय या केंद्रीकरण के प्रति वारेन हेस्टिंग के पक्षपातपूर्ण रवैये ने भू राजस्व संग्रह की एक प्रभावी प्रणाली को खिलाफ काम किया। आगे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। इसे 18वीं शताब्दी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आधुनिक उत्तर प्रदेश के बनारस डिवीजन और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। इसके अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व या भूस्वामी के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्ष 1790 में उनके साथ 10 वर्षों के लिए राजस्व वसूली का समझौता किया गया और वर्ष 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन 10 वर्षीय भू बंदोबस्त को स्थायी बना दिया गया। साथ ही जमींदारों और उनके वैध उत्तराधिकारियों को निर्धारित राजस्व अदायगी के बदले अपनी संपत्ति को हमेशा के लिए बनाए रखने की अनुमति प्रदान की गई। राजस्व की या राज्य की राजस्व मांग 89% निर्धारित की गई थी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू करने के कारण के रूप में आप देखें तो कंपनी है तो एक निश्चित और स्थिर आय सुनिश्चित करना, सरकार को समय समय पर होने वाले राजस्व आकलन और समझौते के खर्च से बचाना। चूंकि अधिकारी अपनी इच्छा से राजस्व के मूल्यांकन में बदलाव नहीं कर सकते थे, अतः उस उम्मीदवार की गई की जो है
भ्रष्टाचार में कमी आएगी, यानी कि उससे उम्मीद की गई कि भ्रष्टाचार में क्या आएगी, कमी आएगी। राजस्व संग्रह का दायित्व बिचौलियों या जमींदारों को दिया गया था, जिसके चलते कंपनी पर प्रशासनिक बोझ कम हो गया। इसके तहत जमींदारों से कृषि में निवेश की अपेक्षा की गई थी, क्योंकि राजस्व में वृद्धि से उन्हें लाभ मिल सकता था। इसके द्वारा जमींदारों के रूप में वफादार समूह तैयार किया गया। इस समूह का हित भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने में था। ठीक है, देखो किस प्रकार से चीजें की जा रही हैं। परिणाम देखें इसका, तो लंबी अवधि में राज्य को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि राजस्व निश्चित होने से भू राजस्व की बढ़ी हुई दर का लाभ सरकार को नहीं मिला। चूंकि भू राजस्व को स्थायी बनाने के साथ राजस्व दर को उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया था, जिससे किसानों पर राजस्व का बोझ उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया। किसानों से की जाने वाले राजस्व उगाही को विनियमित करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए थे, इसलिए जमींदारों ने किसानों से राजस्व की ऊंची दर वसूल की। जमींदारों की अनुपस्थिति इसकी एक परिणामी विशेषता थी। जमींदारों ने कृषि के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसानों को अपने संपत्ति के अधिकारों को त्यागने और पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर बना दिया, और उसके कारण उन्हें दोहरे अन्याय का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरफ। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, यह प्रणाली सबसे पहले सर थॉमस मुनरो द्वारा मालाबार, कोयम्बटूर, मद्रास और मदुरै के क्षेत्रों में शुरू की गई थी। इसके बाद इस प्रणाली को महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, असम के कुछ हिस्सों में और कुर्ग तक विस्तारित कर दिया गया था। इस व्यवस्था को लागू करने के कारण क्या थे? स्थायी बंदोबस्त क्षेत्रों में भू राजस्व को नियत कर दिया गया था। इससे आगे के वर्षों में कृषि की कीमतों, निर्यातों में वृद्धि हुई, लेकिन सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि बिचौलियों, जमींदारों ने अधिशेष आय को अपने पास ही रखा। जमींदार अत्यधिक उत्पीड़क थे, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर कृषक विद्रोह होते रहे। बिहार, बंगाल में मुगल प्रशासन के समय से ही जमींदार सामंत मौजूद थे, लेकिन मद्रास, बॉम्बे और असम में बड़ी संपत्तियों वाले जमींदारों सामंतों की अनुपस्थिति के कारण अंग्रेज चाहकर भी बिचौलियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। आगे अंग्रेजों ने यह संभावना व्यक्त की कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर संग्रह के लिए कोई बिचौलिए मौजूद न होने के कारण किसान को कम कर देना पड़ेगा। जो बिचौलिए होंगे, उनकी मौजूदगी न होने के कारण किसान को कम कर देना पड़ेगा, यानी टैक्स को कम देना पड़ेगा। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी और परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी। यह मॉडल ब्रिटिश योमेन किसानों पर आधारित था। विशेषताएं देखें इसकी, तो इस व्यवस्था में सरकार ने संपूर्ण भूमि पर स्वामित्व के अधिकार का दावा किया, लेकिन इसे काश्तकारों यानी किसानों को इस शर्त पर आवंटित किया गया कि वे करों का भुगतान करेंगे। जब तक किसान अपने करों का भुगतान करते रहे, वे भूमि का उपयोग विक्रय, गिरवी, वसीयत और पट्टे पर दे सकते थे। दूसरे शब्दों में, रैयतवाड़ी व्यवस्था ने काश्तकारों को मालिकाना हक दे दिया। आगे देखें तो कर की दर को 30 वर्ष की अवधि के लिए एक स्थायी समझौते के तहत निर्धारित किया गया था, जिसे आगे संशोधित किया जा सकता था। सरकार ने भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार अपने पास बरकरार रखा था। अकाल के दौरान राजस्व राहत के उपाय प्रदान तो किए, लेकिन वास्तविक जीवन में उन्हें शायद ही कभी लागू किया गया था। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में जानें, तो सूखे और अकाल के दौरान भी किसानों को राजस्व का भुगतान करना पड़ता था, अन्यथा उन्हें अपनी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इस प्रकार बड़ी संख्या में जमींदारों को प्रतिस्थापित करके ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं एक विशाल जमींदार बन गई। यद्यपि रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य किसान और सरकार के बीच प्रत्यक्ष राजस्व समझौते को स्थापित करना था, क्योंकि
वस्त्र बुनकर बेरोजगार हो गए, अतः उन्होंने अन्य अमीर किसानों के लिए किराएदार किसानों के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। फलतः आगे के वर्षों में जमींदारी और किराएदारी का विस्तार हुआ। चूंकि सरकार नकद राजस्व पर बल देती थी, इसलिए किसानों ने खाद्य फसलों के बजाय नकदी फसलें उगाने पर जोर दिया। नकदी फसलों के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता थी। इसके परिणाम स्वरूप ऋण और ऋणग्रस्तता में भी वृद्धि हुई। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति के बाद कपास के निर्यात में गिरावट आई, लेकिन सरकार ने राजस्व में कमी नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश किसान ऋण नहीं चुका सके और किसानों की जमीनें साहूकारों ने जब्त कर ली। अब उसके बाद समझेंगे महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। इसे गंगा घाटी, उत्तर पश्चिम प्रांतों, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में और पंजाब में लागू किया गया था। क्योंकि उत्तर भारत और पंजाब के गांवों में संयुक्त भूमि अधिकार का प्रचलन था, अतः अंग्रेजों ने इस पारंपरिक संरचना का उपयोग एक नए रूप में करने का निर्णय लिया, जिसे महालवाड़ी प्रणाली के रूप में जाना गया। विशेषताएं समझें तो इस पद्धति में राजस्व का निर्धारण एक महाल यानी कई गांवों से मिलकर बनी संपत्ति की उपज के आकलन के आधार पर किया जाता था। इसीलिए इसको महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। यहाँ भू बंदोबस्त पूरे ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त तथा पृथक रूप से किया जाता था और संपूर्ण ग्राम समुदाय पर कई आरोपित जो कर है वो आरोपित किया जाता था। ग्राम समुदाय को इन कर संग्रह लक्ष्यों की प्राप्ति काश्तकारों से कर वसूल करने की होती थी। प्रत्येक किसान राजस्व में व्यक्तिगत रूप से अपने हिस्से का अंशदान करते थे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के बकाया राजस्व के लिए भी उत्तरदायी बनाया गया था। चूंकि किसानों को भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए थे, अतः ऐसे में किसान अपनी संपत्ति बेच या गिरवी रख सकते थे। यह आवश्यक नहीं था कि ग्राम समुदाय का अभिप्राय पूरी गांव की आबादी से ही हो। यह उच्च जातियों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह भी हो सकता था। गांव का एक लंबरदार राजस्व की राशि एकत्र करके अंग्रेजों को देने के लिए उत्तरदायी होता था। अंग्रेजों ने समय समय पर कर की दरों में भी संशोधन किए थे। इसके रूप में परिणाम क्या हुए इसको जाने। तो पंजाब और उत्तरी भारत की भूमि उपजाऊ थी, इसलिए अंग्रेज इस क्षेत्र से अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहते थे। भू राजस्व आमतौर पर उपज का 50 से 75% तक होता था। सोच लीजिए आप। जैसे जैसे पीढ़ियां गुजरी, पैतृक भूमि को वंशों में बांट दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप खेतों का विखंडन हुआ और खेत छोटे होते चले गए। इससे उत्पादकता और राजस्व में गिरावट आई। इसलिए फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को कर चुकाने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते थे, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक खेत साहूकारों को हस्तांतरित कर दिए गए। महालवाड़ी को संशोधित जमींदारी व्यवस्था, संयुक्त लगान, संयुक्त पट्टा, ब्रदरहुड ट्रैक यानी महाल जोत और ग्रामवाड़ी आदि भी कहा जाता था। अब समझते हैं पुलिस प्रशासन के रूप में। तो 1791 यानी 1799 कॉर्नवालिस ने कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस बल का गठन किया। उसने एक जिले में दरोगा के अंतर्गत थानों यानी मंडलियों की स्थापना की और जिले के प्रमुख के रूप में पुलिस अधीक्षक के पद का गठन किया। उसने जमींदारों को उनके पुलिस के दायित्व से मुक्त कर दिया। 1808 की बात की जाए तो लॉर्ड मेयो ने प्रत्येक मंडल संभाग के लिए एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की। ये अधीक्षक जासूसों की सहायता से प्रशासन को संचालित करते थे, लेकिन इन जासूसों ने स्थानीय लोगों से लूटपाट शुरू कर दी। 1814 की अगर बात की जाए तो निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के एक आदेश से बंगाल को छोड़कर कंपनी के सभी क्षेत्रों से दरोगाओं और उनके सहायकों की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया। 1828 से 35 की अगर बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पुलिस अधीक्षक के पद को समाप्त कर दिया।
कलेक्टर यानी मजिस्ट्रेट के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस बल रखना अनिवार्य कर दिया और प्रत्येक डिवीजन में आयुक्त यानी कमिश्नर को पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप पुलिस बल संगठन अव्यवस्थित हो गया तथा कलेक्टर या मजिस्ट्रेट पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। न्यायिक प्रशासन पारंपरिक रूप से जमींदारों के अधीन था और इसकी प्रवृत्ति मनमानी थी। तो न्यायिक जो प्रशासन है यानी न्यायपालिका है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि न्यायिक प्रशासन पारंपरिक रूप से जमींदारों के अधीन था और इसकी प्रकृति मनमानी थी। तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग के अधीन जो सुधार हैं उसके बारे में जानेंगे, जो न्यायपालिका से संबंधित। तो सिविल विवादों के निपटान के लिए जिलों में जिला दीवानी अदालतें स्थापित की गई। इन अदालतों को कलेक्टर के अधीन रखा गया था। साथ ही हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किए गए थे। जिला दीवानी अदालतों के लिए जो विरुद्ध अपील सदर दीवानी अदालतों में की जा सकती थी, यानी जो जिला दीवानी अदालतों के विरुद्ध अपील जो है सदर दीवानी अदालतों में की जा सकती थी। जिला फौजदारी अदालतों को आपराधिक विवादों की सुनवाई के लिए स्थापित किया गया था, जिसे एक भारतीय अधिकारी के अधीन रखा गया था। उनकी सहायता के लिए काजियों और मुफ्तियों की नियुक्ति की गई थी। तो काजियों और मुफ्तियों की नियुक्ति की गई। ये अदालतें भी कलेक्टर की सामान्य निगरानी में रहती थी। मृत्यु दंड देने और संपत्ति के अधिग्रहण की मंजूरी देने का अधिकार मुर्शिदाबाद स्थित सदर निजामत अदालत को प्रदान किया गया। वर्ष 1773 के विनियमन अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक। अब देखें कार्नवालिस के अधीन सुधार। तो जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में 4 सर्किट न्यायालय स्थापित किए गए। इन सर्किट अदालतों में यूरोपीय न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और उन्हें दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों के लिए अपीली अदालत के रूप में कार्य करना था। आगे समझें। सदर निजामत अदालत को कलकत्ता में स्थानांतरित करके गवर्नर जनरल और सर्वोच्च परिषद के सदस्यों के अधीन कर दिया गया था। इन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रमुख काजियों और प्रमुख मुफ्तियों को नियुक्त किया गया था। जिला दीवानी अदालत को अब डिस्ट्रिक्ट सिटी या जिला कोर्ट के रूप में नामित किया गया और इसे एक जिला न्यायाधीश के अधीन रखा गया था। कलेक्टर को मजिस्ट्रियल या न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया। इसने कार्नवालिस कोड को एक न्यायिक प्रक्रिया संहिता के रूप में पेश किया। कार्नवालिस कोड के बारे में देखें तो इसके तहत राजस्व और न्याय प्रशासन का पृथक्करण किया गया। यूरोपीय विषयों को भी न्यायिक अधिकार क्षेत्र में लाया गया। सरकारी अधिकारियों को दीवानी अदालतों के प्रति जवाबदेह बनाया गया। कानून की संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित किया गया। क्या क्या? सिविल अदालतों का उन्नयन किया गया। मुंसिफ अदालतों को भारतीय अधिकारियों के अधीन रखा गया। एक यूरोपीय न्यायाधीश के अधीन रजिस्ट्रार अदालत की स्थापना की गई। जिला न्यायालयों को जिला न्यायाधीश के अधीन रखा गया। अपील की प्रांतीय अदालतों के रूप में चार्टर सर्किट कोर्ट स्थापित किए गए। कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत का गठन किया गया। 5,000 पाउंड या उससे अधिक की राशि के विवादों की अपील के लिए किंग इन काउंसिल का गठन किया गया। ये था कॉर्नवालिस कोड। अब उसके बाद कॉर्नवालिस के अधीन सुधारों को समझें। तो 4 सर्किट न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया। उनके कार्यों को राजस्व और सर्किट आयुक्त की देखरेख में कलेक्टर को सौंप दिया गया। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत का गठन उत्तरी प्रांतों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद में किया गया। इस अवधि तक अदालतों में फारसी भाषा का ही प्रयोग किया जाता रहा। आगे चलकर फारसी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं के प्रयोग को भी मंजूरी दे दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1833 में भारतीय कानूनों के संहिताकरण के लिए मैकाले के नेतृत्व में एक विधिक आयोग की स्थापना की गई। परिणाम स्वरूप
सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 और भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 और एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1861 का विकास हुआ। ठीक है। उसके बाद देखें तो सिविल सेवा के बारे में, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इसके विकास को समझेंगे। तो सिविल सेवा का शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1757 के अभिलेखों में किया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा पहली बार वर्ष 1771 में जिला कलेक्टर के कार्यालय की स्थापना की गई। ठीक। हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही आधुनिक भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने पुलिस सेवा, न्याय सेवा और राजस्व सेवाओं का गठन किया, सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता तैयार की और उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया को भी निर्धारित किया। भारतीयों को ऊंचे पदों के लिए आरंभ से ही प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि केवल अंग्रेज ही ब्रिटिश हितों के लिए उपयोगी प्रशासनिक सेवाएं दे सकते हैं। आगे समझें तो वे मानते थे कि भारतीय अक्षम, अविश्वसनीय और ब्रिटिश हितों के प्रति असंवेदनशील थे। आकर्षक पदों के लिए स्वयं यूरोपीय लोगों के बीच उच्च प्रतिस्पर्धा थी। ठीक। अब साल बाई साल के हिसाब से चीजों को समझेंगे। 1800 की बात की जाए तो लॉर्ड वेलेजली ने सिविल सेवकों को प्रशासनिक या प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई। 1806 की अगर बात की जाए तो सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को लंदन के हेलीबरी कॉलेज से प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है। 1813 की अगर बात की जाए तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवकों के कार्यालय की स्थापना की गई तथा 500 पाउंड के वार्षिक वेतन का प्रावधान किया गया। 1828 से 35 की अगर बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जिला कलेक्टरों की मजिस्ट्रेट शक्तियों को बहाल और पुनर्जीवित कर दिया, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समाप्त कर दिया था। 1853 1853 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके भर्ती में खुली प्रतिस्पर्धा को लागू किया। हालांकि इसे सैद्धांतिक रूप से खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में रेखांकित किया गया था, लेकिन प्रासंगिक प्रावधान वास्तव में 1858 तक लागू नहीं किए गए थे। उसके बाद देखेंगे जो कंपनी की आय के जो कुछ प्रमुख स्रोत हैं उसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे भू राजस्व, प्रमुख स्रोत इसके रूप में माना जाता है। सीमा और उत्पाद शुल्क, अफीम और नमक व्यापार शुल्क, भारतीय रियासतों से प्राप्त भेंट उपहार, वनों, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण आदि से प्राप्त आय। तो ये सब कंपनी की आय के स्रोत हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग ब्रिटिश भारत में प्रशासन, भू राजस्व बंदोबस्त की जो नीति है उसके बारे में। अंग्रेजों के अधीन भू राजस्व नीति की बात अगर की जाए तो वर्ष 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। इसका मूल उद्देश्य भू राजस्व संग्रह में वृद्धि करना था। इसके परिणाम स्वरूप भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें आप देखेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793, महालवाड़ी व्यवस्था 1819 और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820। चलिए बढ़ते हैं हम लोग और स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो माहलवाड़ी व्यवस्था है ये गंगा घाटी, भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में ये लागू की गई। ठीक है। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, इसकी अगर बात की जाए तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो कि पूर्वी एरिया क्षेत्र में इसको लागू किया गया। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि मालाबार, कोयम्बटूर, मद्रास और बॉम्बे यहाँ पे इसको लागू किया गया। चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो भू राजस्व प्रणाली, जिसमें आप देखेंगे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। आरंभकर्ता के बारे में जाने तो स्थायी बंदोबस्त जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो वर्ष 1993 में की। रैयतवाड़ी के बारे में देखें तो वर्ष 1792 में 12 महल में अलेक्जेंडर रीड द्वारा इसकी शुरुआत की गई। वर्ष 1801 से 1807 तक सर थॉमस मुनरो द्वारा इसे जारी रखा गया। वर्ष 1820 मुनरो की भारत वापसी के पश्चात इसे पुनः लागू कर दिया गया। ठीक। उसके बाद देखें महलवाड़ी व्यवस्था में जो आरंभकर्ता की स्थिति, तो 1819 में हाल्ट मैकेंजी द्वारा इसको आरंभ किया गया। उसके बाद बढ़ते हैं क्षेत्र के रूप में। ठीक है।
तो जब क्षेत्र की बात की जाए और स्थायी बंदोबस्त की, तो आप देखिए तो स्थायी बंदोबस्त के रूप में जो क्षेत्र के रूप में आप जानते हैं, बंगाल, माफ करिएगा 1 मिनट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वर्तमान उत्तर प्रदेश का बनारस संभाग और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र इस व्यवस्था के अधीन ब्रिटिश भारत का लगभग 19% भू क्षेत्र था। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में अगर आप जाने तो मालाबार, कोयंबटूर, मद्रास तथा मुंबई, बाद में इसका विस्तार महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, असम के कुछ हिस्सों और कुर्ग तक कर दिया गया था। इस व्यवस्था के अधीन ब्रिटिश भारत का लगभग 51% भू क्षेत्र था। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है। तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था, जिसके क्षेत्र के बारे में जाने आप तो गंगा घाटी, भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारत का कुछ भाग और पंजाब। इस व्यवस्था के अधीन ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भू क्षेत्र था। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ के समझते हैं राजस्व वसूल करने की संरचना का जो पदानुक्रम है उसके बारे में। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में देखें तो ब्रिटिश सरकार, जमींदार और किसान। वहीं अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में देखें तो ब्रिटिश सरकार और रैयत, और महलवाड़ी व्यवस्था में देखें तो ब्रिटिश सरकार, उसके बाद गांव का मुखिया, फिर या तालुकादार, फिर लंबरदार और उसके बाद किसान। तो इस प्रकार से क्रम बनाया गया। ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, यहाँ पे बिचौलिए जैसी स्थिति एकदम खत्म थी। अब उसके आगे बढ़ के देखते हैं कि लागू करने के कारण। तो स्थायी बंदोबस्त लागू करने के कारण क्या थे? तो स्थायी और सतत आय की प्राप्ति करना, भ्रष्टाचार की समाप्ति, राजस्व संग्रह से संबंधित व्यय को कम करना, कृषि में निवेश को बढ़ावा, जमींदारों का एक वफादार समूह तैयार करना। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में लागू करने के कारण देखें तो किसानों से निश्चित राजस्व का प्राप्त होना, नि- निरंतर कृषक विद्रोह, ठीक है, और इन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में जमींदार वर्ग की अनुपस्थिति, रैयतों के पास भूमि का स्वामित्व और उनके काम से भूमि की उर्वरता में बढ़ोतरी होने की संभावना। महलवाड़ी व्यवस्था के रूप में देखें तो सामान्यतः गांव की संयुक्त भूमि पर सबके समान अधिकार होते थे। पारंपरिक संरचना को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं और विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं देखें तो स्थायी राजस्व साझाकरण मॉडल था ये। जमींदारों को भूमि स्वामित्व का अधिकार या हस्तांतरणीय और वंशानुगत करना। राजस्व का 10/11 भाग अंग्रेजों को प्राप्त होता था। किसानों से विवेकपूर्ण राजस्व उगाही, भू राजस्व का भुगतान न होने पर भूमि की नीलामी का प्रावधान, और इसको सूर्यास्त कानून कहा गया। ठीक है। क्या कहा गया? सूर्यास्त कानून। और कानून के अंतर्गत राजस्व की दर के निर्धारण को लेकर के किसानों के साथ समझौते का प्रावधान। तो ये चीजें थी आपकी विशेषताएं जो कि स्थायी बंदोबस्त के रूप में। अब उसके बाद देखेंगे आप कि विशेषताओं की कौन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में क्या विशेषता है। राजस्व के लिए रैयतों के साथ प्रत्यक्ष समझौता, भूस्वामियों को मालिकाना हक, 30 वर्षों के लिए अस्थायी बंदोबस्त, सरकार को भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार था, भूमि का सर्वेक्षण और वर्गीकरण, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राजस्व में राहत का प्रावधान, और संकुचन और परित्याग का प्रावधान। हालांकि वर्ष 1833 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और सूर्यास्त कानून। चलिए तीसरा देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था के जो विशेषताएं हैं। क्या है विशेषताएं? ग्राम समाज के साथ साझा एवं व्यक्तिगत राजस्व बंदोबस्त का प्रावधान, किसानों को सौंपे गए लक्ष्यों के आधार पर गांव के लिए करारोपण संबंधी प्रावधान, एकल किसानों को स्वामित्व का अधिकार, अंग्रेजों और गांवों के मुखिया, तालुकादार, लंबरदार के मध्य महाल समझौते की एक वित्तीय इकाई थी ये। आगे बात की जाए तो राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान या तालुकादार या लंबरदार को सौंपी गई थी। क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्रण आदि का उपयोग किया जाता था। लगान में अधिक संशोधन किया जा सकता था। तो ये विशेषताओं के बारे में था, तीनों ही व्यवस्थाओं की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और भू राजस्व प्रणाली का प्रभाव का या परिणाम उसके देखते हैं। क्या प्रभाव पड़ा और क्या परिणाम निकला, इसके बारे में जानते हैं।
ब्रिटिश राजस्व का जो प्रभाव है, इसमें स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, कुप्रबंधन और संशोधन की कमी के कारण राजस्व में कमी हुई। किसानों पर अगर प्रभाव देखे जाएं, तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसान जमींदारों की दया पर निर्भर थे तथा स्वामित्व अधिकार न मिलने के कारण विद्रोह में बढ़ोतरी हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो प्राकृतिक आपदा में राजस्व संबंधी छूट व्यवस्था को शायद ही कभी लागू किया। अन्य सभी कारकों के परिणाम स्वरूप ऋण जाल में वृद्धि हुई और भूमि हस्तांतरण को बढ़ावा मिला। महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें राजस्व की ऊंची दरें, भूमि का विखंडन, ऋण जाल, संकट और राजस्व का उच्च और विशेष प्रकृति के अनुमान के आधार पर मूल्यांकन, ये किसानों पर इससे प्रभाव पड़े। और जमींदारों का जो प्रभाव देखें, तो जमींदारों पर जो प्रभाव पड़े, अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ और जमींदारों की अनुपस्थिति, रैयतों के साथ प्रत्यक्ष समझौता और ग्राम प्रधान या तालुकादार लंबादार वर्ग का उद्भव हुआ। तो ये था आपका स्थायी बंदोबस्त के मामले में। अगर आप देखें तो अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ, जमींदारों को अनुपस्थिति, ठीक। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयतों के साथ प्रत्यक्ष समझौता हुआ था और वहीं महालवाड़ी व्यवस्था में ग्राम प्रधान या तालुकादार लंबादार वर्ग का उद्भव हुआ, ठीक। उसके बाद देखें तो भूमि पर प्रभाव और अन्य प्रभाव क्या पड़े। तो जो स्थायी बंदोबस्त है, उसमें भूमि की उर्वरता में गिरावट और किसान की हितधारक द्वारा निवेश न किया जाना। दूसरा, रैयतवाड़ी अगर व्यवस्था की बात की जाए, तो कृषि भूमि पट्टे में वृद्धि और गांव के कुलीन वर्ग का उद्भव हुआ। और महालवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो भूमि को कमोडिटी मानना, और यह आगे चलकर वर्ष 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति के बारे में। भारत में उपनिवेशवाद के चरण के रूप में जाने तो प्रथम चरण देखेंगे हम लोग। प्रथम चरण वाणिज्यिक पूंजीवाद या वणिकवाद, जो कि 1757 से 1813, व्यापार पर एकाधिकार और सरकारी राजस्व पर नियंत्रण स्थापित करना, ठीक। ये पहला चरण था। दूसरा चरण समझे आप, तो उपनिवेशवादी मुक्त व्यापार, जो वर्ष 1813 से 1860 के दशक तक ब्रिटेन और शेष विश्व के साथ आर्थिक एकीकरण, भारतीय बाजारों में मुक्त प्रवेश और भू राजस्व व्यवस्था, ये द्वितीय चरण के रूप में देखा जा सकता है। तीसरा चरण जो इसका रहा, विदेशी निवेश का काल, जो कि 1860 के दशक से प्रारंभ हुआ। रेलवे, डाक, टेलीग्राफ तथा बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ तीसरे चरण में, ठीक। उसके बाद देखेंगे भारत में अंग्रेजों की वणिकवादी नीति के रूप में। व्यापारिक एकाधिकार तथा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का काल 1757 से 1813 के बीच, जिसमें उद्देश्य समझे तो भारत के साथ किए जाने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या राज्य की शक्ति पर नियंत्रण के माध्यम से राज्य के राजस्व पर नियंत्रण प्राप्त करना। किए गए बदलाव के रूप में अगर आप जाने क्या क्या बदलाव किए गए, तो सैन्य संगठन, चूंकि देशी शासकों द्वारा अपने सशस्त्र बलों का प्रयोग किया गया था। और प्रशासनिक परिवर्तन की बात की जाए तो निर्बाध और कुशल राजस्व संग्रह को सुनिश्चित किया गया। परिणाम तय जो है, बड़े पैमाने पर धन की निकासी की गई। स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस मूवमेंट, यानी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, इसके बारे में जाने तो असहयोग आंदोलन, जो वर्ष 1920 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान प्रजामंडलों का गठन किया गया। प्रजामंडलों के माध्यम से आंदोलनकारियों और रियासतों के लोगों को एकीकृत किया गया। अब उसके बाद जो है प्रजामंडलों का आंदोलन आरंभ हुआ। अब उसके बारे में जाने तो अब शुरू होगा यहीं से 1857 का विद्रोह। अब चूंकि कुछ किसान विद्रोह भी हुए, कुछ सैन्य विद्रोह भी हुए, तो अब एक एक करके हम विद्रोह के बारे में जानेंगे, लेकिन अगली क्लास में। आज इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि बोलने में थोड़ी सी समस्या हो रही है और मैं भूल जाता हूं बोलते बोलते कि मुझे तेज नहीं बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। इसलिए
मैं भूलने की वजह से मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा से उभर जाती है, ठीक है? तो इस वीडियो को लंबा नहीं कर पाऊँगा मैं, यहीं पे इसको विराम दूँगा, लेकिन जल्द ही कल-परसों में आपको ये भी क्लास मिल जाएगी। 3 से 4 क्लास में हम इस पूरी की पूरी जो आधुनिक इतिहास है, पूरी हिस्ट्री है, इसको कवर करेंगे और सारे डायमेंशन पे फ़ोकस करेंगे। बस इत्मीनान से धैर्यपूर्वक इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार ज़रूर पढ़िएगा। बस एक बार पढ़ के मत छोड़ दीजिएगा, आपसे निवेदन है इस बात का, नोट्स बनाते चलिएगा, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करिए। अगर मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, तो आप वीडियो को पॉज़ करके, आप जो है लिख करके फिर आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? तो ये थी आज की कहानी। अगली कहानी जो कि 1857 के विद्रोह से लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और कई सारी चीज़ों को इसमें समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जितने भी सारे कारण हैं, इस 1857 के हर चीज़ को हम फ़ोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है? उसके बाद जितने भी इसमें टॉपिक है, वो सारे ही हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलिए, विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अगली क्लास में आपसे। मस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए और हमें अपना सहयोग करते रहिए। अगर आप वीडियो में नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट भी करते रहिए, अपने सुझाव भी हमको देते रहिए। बाकी की बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो विदा लेते हैं आपसे, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।